बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद में लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुला सकती है जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाएगी। वहीं आज राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात करके अपना रुख स्पष्ट किया है। तो इस बड़ी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि संसद के विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है, क्या ये पक्का माना जाए कि अब विशेष सत्र में अहम बिल पर चर्चा की जाएगी? जी बिल्कुल, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बन गई है क्योंकि आज काफ़ी देर तक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में दो मुद्दों पर खास तौर से बातचीत हुई। पहला मुद्दा तो ये था जो कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और अलग अलग सुझाव विकल्प सामने रखे गए, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि जब तक कि गृह मंत्री आकर के अपनी बात को नहीं रखते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक वो लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो तत्काल जो गतिरोध है वो जारी रहेगा, इसकी संभावना काफी हद तक बनी हुई है। लेकिन चूंकि आज 8 तारीख है और संसद का जो मौजूदा सत्र है, मॉनसून सत्र है, वो 13 तारीख को खत्म हो रहा है। तो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और चर्चा इस बात को लेकर हुई कि 13 तारीख को संसद का मौजूदा सत्र खत्म ना किया जाए, सत्रावसान ना किया जाए, बीच में 4 दिनों का ब्रेक दिया जाए और फिर 16 तारीख से 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त 3 दिनों के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए। इसी सत्र का अगला हिस्सा कह सकते हैं और उस विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन बिल है उसको लाया जाए। हालांकि इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई। इस बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने सदस्यों के साथ, बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत करके अपना रुख साफ करेंगे। लेकिन अगर इस बीच सरकार क्या कर रही है कि सरकार इस चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो पिछली बार सरकार जुटा नहीं पाई थी। तो अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बातचीत कर रही है। तो सरकार को जैसे ही लगा कि हम 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं, 2/3 बहुमत जुटा सकते हैं, तो सरकार विशेष सत्र बुला लेगी 16, 17, 18 को और वहां पे परिसीमन विधेयक, परिसीमन के नए सिरे से परिसीमन के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करने की कोशिश करेगी। जैसे ये पारित हो जाएगा तो नए सिरे से पूरे लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा, जहां पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ के 850 तक पहुंच जाएगी और फिर जाकर के महिला आरक्षण के लिए 33% महिला आरक्षण इसी 850 की संख्या के आधार पर किया जाएगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें और आपके पास वापस लौटेंगे आपकी एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी लेने के लिए। तो आपको बता दें, कैस यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर 2 दिन से बाजार में हंगामा मचा हुआ है। इस पर सेबी का नजरिया क्या है, इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर अब लक्ष्मण जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों में बाजार में कंफ्यूजन है, ब्रोकर्स परेशान है, भाव में अंतर है, ऐसे में मार्केट रेगुलेटर सेबी का क्या नजरिया है इस पूरे हालात पर? देखिए, पिछले 3 दिनों से जो भाव में अंतर देखने को मिल रहा है, आखिरी के 15 मिनट में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उस पर लगातार सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि जिस रेगुलेटर के कहने पे सारा कुछ किया गया, कैश की व्यवस्था लागू की गई, इस पर सेबी क्या सोच रही है? क्या सेबी इसको फिलहाल के लिए होल्ड पर कर सकती है? क्या तौर तरीका बदल सकती है? तो इसको लेकर मैंने सेबी के टॉप सोर्सेज से बातचीत की तो 3 बातें निकलकर बिल्कुल साफ आई। पहली बात, सेबी फिलहाल कैश के मौजूदा फ्रेमवर्क में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहती है, क्योंकि सेबी का मानना है कि कैश का जो मौजूदा फ्रेमवर्क है बिल्कुल पुख्ता है, सही है, उसमें तकनीकी खामियां नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग शेयर बाजार हैं दुनिया भर में, उनके अध्ययन करने के बाद ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज की दिक्कत जरूर है कि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा दिख रही है। वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो सेबी का मानना है कि जैसे समय बीतेगा वॉल्यूम आना शुरू होगा। हालांकि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन, तीसरे दिन में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। तो सेबी का मानना है कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, बाजार के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी आएगा, फिर उतार चढ़ाव अपने आप कम हो जाएगा। तो सेबी लगातार नजर बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कल शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, ब्रोकर, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उनकी एक बैठक हुई थी सेबी चेयरमैन के साथ। बैठक तो वैसे किसी और मुद्दे पे थी, लेकिन इस मुद्दे पर भी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और उन पार्टिसिपेंट ने भी इस बैठक में कहा कि हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग भी अभी सिस्टम को समझ रहे हैं। तो सेबी को इस बात का भरोसा है कि आगे चल करके अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा, उतार चढ़ाव कम होगा और कैश की मौजूदा व्यवस्था स्टेबल हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। दिन भर की उठापटक के बाद सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी की क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है। आज भी कैश के चलते बाजार की क्लोजिंग में अंतर देखने को मिला। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब जानिए रक्षा रावत से।
जी बिल्कुल, यहाँ पर दमदार ग्लोबल संकेतों और अच्छे नतीजों के बावजूद भी आज जो बाजार की ओपनिंग है वो सुस्त हुई। जो कल कैश की क्लोजिंग थी वहां से आज गैप फिलअप होते हुए बाजार में दिखाई दिया, लेकिन आज भारतीय बाजारों में दबाव बढ़ा। जब आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो करीब करीब फ्लैट हुई है निफ्टी की, क्योंकि जो 3/15 का मार्केट था वो 24,500 के आसपास, 570 के आसपास बंद हुआ था, लेकिन वहां से यहां पर इंट्राडे चार्ट में एक जंप देखने को मिला है कैश के सेशन में, तो वहां से एक जंप देखने को मिला। सिमिलरली बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, यहां पर भी जो क्लोजिंग लेवल है 3/15 के वो 57,630 के आसपास है, लेकिन यहां से भी एक 100 पॉइंट का अपटिक हमें देखने को मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वैसा ही कारोबार देखने को मिला। जो कैश सेशन है वहां से कहीं ना कहीं यहां पर एक जंप देखने को मिला है। लेकिन सेक्टोरियल पिक्चर की आज की बात करें तो यहां पर इंडिया विक्स, यहां पर कल भी गेन्स थे और आज भी कहीं ना कहीं यहां पर अप मूव्स दिखाई दिए, लेकिन क्लोजिंग के दौरान यहां पर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड नजर आया। 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है, लेकिन आज मेटल पैक ने अच्छा कारोबार किया, 2% की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पीएसयू बैंक, ऑटो, इन थीम्स में भी काफी अच्छी रौनक नजर आई। रियलिटी ने अच्छा कारोबार किया और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी थोड़े बहुत गेन्स दिखाई दिए, लेकिन आज खराब परफॉर्मेंस किया आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, डिफेंस, कैपिटल मार्केट, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, यहां से आज बाजार में प्रेशर देखने को मिला। आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें, तो गेनर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस 3% से ज्यादा के अप मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ग्रासिम करीब करीब 3% की तेजी यहां पर भी हमें देखने को मिली। मेटल पैक से 2 काउंटर, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को यहां पर निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए। लेकिन अगर आज के ड्रैगर्स की बात की जाए, यानी निफ्टी 50 को कौन से शेयरों ने सपोर्ट नहीं किया है, आईटी पैक यहां पर नजर आया, टीसीएस देखिए यहां पर 2% के डाउन साइड देखे गए। इसके अलावा एचसीएल टेक भी शामिल रहा, अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी 1% की कमजोरी देखी गई और उसके अलावा सन फार्मा यहां पर भी आज कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। अब देखना है कि कल जो आज का कैश का सेशन था वहां पर कल किस तरह से बाजारों की शुरुआत होती है, भारतीय बाजार जो ये गैप अप है वो किस तरह से फिल करते हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसमें दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखी गई है और पॉलिसी का जो स्टांस है वो भी न्यूट्रल पर ही कायम है। आरबीआई ने FY27 के लिए रिटेल महंगाई अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया, जबकि जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक रिटेल महंगाई अनुमान से ज्यादा बनी हुई है और तीसरी तिमाही के बाद महंगाई में गिरावट की उम्मीद है। The higher inflation is mostly on account of fuel and food, with little signs of generalization of price pressures so far. Core inflation, excluding precious metals, continues to be benign. As projected earlier, headline inflation is expected to rise further in the near term. It is expected to peak in Q3 of this year, primarily again due to food and fuel, and thereafter moderate. Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks, however, pose downside risks to growth. तो आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी में किन बातों पर फोकस किया है, इसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं आशीष वर्मा। यह एक यूनानिमस स्टेटस को, यानी कि सारे एमपीसी मेंबर्स ने ब्याज दरें स्थिर रखने पर वोट किया। और ध्यान रखिएगा, इस साल 2026 की ये चौथी मॉनेटरी पॉलिसी थी और चौथी बार लगातार ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई और इनफैक्ट साथ में जो स्टैंस था उसे न्यूट्रल पे बरकरार रखा गया। ये आउटकम लार्जली जैसा स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे एकदम परफेक्टली अलाइन होता हुआ नजर आया। जहां तक गवर्नर साहब की इन्फ्लेशन रिलेटेड कमेंट्री की बात थी, उनका कहना था इन्फ्लेशन बढ़ा है पर एक्सपेक्टेड लाइंस पे और इन्फ्लेशन के इंटरनल्स बुरे नहीं है। सप्लाई साइड प्रेशर है वो, लेकिन ब्रॉड बेस नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेड है आगे गिरता हुआ नजर आएगा। जो दिक्कतें हैं सिर्फ फूड और फ्यूल की हैं और वो भी वो मान रहे हैं कि Q3 में पीक होता हुआ नजर आएगा, उसके बाद वो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी।
पर क्योंकि आउटलुक अनसर्टेन है, आउटलुक अनसर्टेन मतलब उन्होंने मेंशन करा यूएस के साथ जो ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड दिक्कतें, मॉनसून और उसमें अल नीनो का इंपैक्ट और साथ में जियोपॉलिटिक्स जोड़ लीजिए, इसी के चलते स्टैंड अभी न्यूट्रल पे रखा गया है। हाँ, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस में बदलाव हुआ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन एक माइनर टिंकरिंग है। ग्रोथ, उनका कहना है कि सप्लाई साइड के प्रेशर्स ईज ऑफ हो रहे हैं, Q1 अच्छा गया और इसीलिए FY27 के जो जीडीपी प्रोजेक्शंस अब तक 6.6% पे थे, बढ़ा के 6.7% करा गया। ऐसे ही इन्फ्लेशन 4.4% जून का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया था, उनका कहना है लोअर देन प्रोजेक्शंस था और इसलिए पूरे साल का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पहले 5.1% पे था, उसे रिड्यूस करके हम 5% पे लेके आ रहे हैं। गवर्नर साहब की कमेंट्री को सुनकर अगर कहा जाए कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ऐसा कहिए कि कॉशन है लेकिन कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक अकाउंट से वीडियो हटाने के मामले में मेटा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संसदीय समिति ने मार्क जकरबर्ग को सीधे चेतावनी देते हुए माफी मांगने के निर्देश दिए हैं। इधर मेटा के ग्लोबल अधिकारियों ने आज आईटी सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है। तो इस बैठक में क्या कुछ रहा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मेटा ने उसको हटा दिया था। उसके बाद पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी भी इसके ऊपर एक्शन में आ गई। कमेटी ने जो फेसबुक के अधिकारी हैं उनको अपने यहाँ पर बुलाया। इसके साथ साथ आईटी मंत्रालय ने भी फेसबुक के जो बड़े ग्लोबल अधिकारी हैं उनको भारत में आने के लिए कहा और उनसे कहा कि हम इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट्री की आईटी स्टैंडिंग कमेटी ने आज एक आईटी सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भेजी थी। उनमें साफ लिखा है, कहा कि फिर जो मार्क जकरबर्ग है उनको अगले 3 दिन के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कंपनी का सेफ हार्बर छीन लिया जाएगा और कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, जो मेटा की जो ग्लोबल टीम थी वो आज भारत के अंदर है। उन्होंने आईटी सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनसे चर्चा की कि किस तरह से आगे अब चल करके उनको भारतीय कानूनों का पालन करना है। इसके साथ साथ उन्होंने जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है उनके साथ भी मुलाकात की। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में मेटा जो एल्गोरिथम बायस कर रहा था या फिर जो भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटाने का मुद्दा था या फिर तीसरा बच्चों के जो शोषण के वीडियो दिखाने का मुद्दा था, उन तीनों मुद्दों के ऊपर सफाई देगा और खुल करके इस पूरे मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी और जो मार्क जकरबर्ग है वो भी इस मुद्दे पर माफी मांगेंगे। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नया स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज या लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले बाजार का नया ट्रेंड जरूर जान लीजिए, क्योंकि इस बार कंपनियों का फोकस ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने पर है। देखिए रिपोर्ट। वैल्यू ओवर वॉल्यूम। इस फेस्टिव सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां इसी रणनीति पर काम करती नजर आएंगी, यानी ज्यादा यूनिट बेचने के बजाय ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर दाव लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक बढ़ाई गई है, जबकि बजट और मास मार्केट प्रोडक्ट्स की मांग अब भी सुस्त बनी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह ग्राहकों की बदलती पसंद भी है। अब कई ग्राहक बेहतर फीचर्स, एआई तकनीक और प्रीमियम अनुभव के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। यही वजह है कि कंपनियां इस फेस्टिव सीजन प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा भरोसा जता रही है। Definitely we see a clear shift in the consumer demands. It is moving more towards premium products. We also see a similar shift in our products also. So 10 years down the line, if I see, there was a demand more for smaller refrigerators, but now people demand more for double doors and side by side. Similarly for washing machine, it was more of semi-automatic 10 years back, but now it is more for front load and top load. विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं Amazon और Flipkart जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को टियर 2 और टियर 3 शहरों से भी प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स की मजबूत मांग की उम्मीद है। तो अगर आप भी इस बदलते ट्रेंड के बीच में फेस्टिव शॉपिंग करने जा रहे हैं तो समझदारी इसमें ही है कि भारी डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपनी ज़रूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए ही शॉपिंग करें। दीपाली नंदा, दिल्ली।
चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर डील की उम्मीद और ज्यादा तेज हो गई है। ट्रंप ने खुद कहा है कि डील पर बातचीत काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है और डील होने की उम्मीद है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को पावरफुल जवाब मिलेगा। हालांकि बातचीत को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, हालांकि ये सार्वजनिक रूप से बातचीत स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बीच जो मध्यस्थता की जा रही है उसके जरिए बातचीत आगे बढ़ रही है और जल्द ही पीस के रोड मैप पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। Iran, as an example, will never have a nuclear weapon. They already can't, but it's going to be formal. The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it done. This should have been done by other presidents for 50 years. You know, you keep hearing 47, but that's been for 3 years now. It's been over 50 years. Other presidents or other countries should have been able to do this. And I did something that I had to do, because if they had a nuclear weapon, this whole world would be a different place. और आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। अब की बार डील का बेड़ा पार जरूर देखिए 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। देश में फॉर्मल क्रेडिट का विस्तार हो रहा है। सिबिल ने इस पर एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर ही चर्चा करेंगे सिबिल के MD एंड CEO भावेश जैन से। तो जरूर देखिए शाम 5:57 पर बढ़ता क्रेडिट बदलती हैबिट। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।